हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए साइंस के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोशिका के विभिन्न कोशिकांग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है सेल के अंदर की तुलना में अधिक सांद्रता वाले घोल को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आइसोटोनिक, ऑप्शन बी में हाइपोटोनिक, ऑप्शन सी में हाइपोटोनिक और ऑप्शन डी में नन ऑफ दी एबव। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक कहा जाता है। कोशिका के अंदर की तुलना में अधिक सांद्रता वाले घोल को हाइपोटोनिक घोल के रूप में जाना जाता है। यदि इस तरह के घोल में एक सेल रखा जाता है तो एक एक्सोऑस्मोसिस होगा और सेल सिकुड़ जाता है, इसलिए ऑप्शन सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्मोसिस का अर्थ इनमें से किसे है। ऑप्शन ए में साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना, ऑप्शन बी में प्लाज्मा झिल्ली का टूटना, ऑप्शन सी में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी में न्यूक्लियोप्लाज्म का सिकुड़ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना। प्लास्मोसिस कोशिका पानी की कमी से या पानी की सांद्रता वाले आसपास के माध्यम से पानी की आवाजाही के कारण साइटोप्लाज्म का सिकुड़न है ना। हाइपोटोनिक माध्यम में एक्स ऑस्मोसिस के कारण साइटोप्लाज्मा एक संकोचन होता है। एक हाइपोटोनिक समाधान वह होता है जिसमें कोशिका के अंदर की तुलना में पानी की कम सांद्रता होती है, इसलिए ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए में ध्रुवीय टोपी, ऑप्शन बी में स्पिंडल फाइबर, ऑप्शन सी में स्ट्रोमा और ऑप्शन डी में ल्यूकोप्लास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवीय टोपी। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम या स्पिंडल पोल बॉडीज की कमी से होती है, जो पशु कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाएं आयोजन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। पौधों में क्रोमेटिड पृथक्करण के कोशिकाओं विभाजन के दौरान ध्रुवीय टोपी द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही उत्तर से सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए में सेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑर्गेनल, ऑप्शन बी में मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाओं, 3 में रंगीन प्लास्टिड, 4 में नाभि के अंदर धागे संरचना, ए में न्यूरॉन, बी में क्रोमेटिन, सी में क्रोमोप्लास्ट, डी में माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से सम्मिलित कीजिए, जोड़ा मिलाइए, कौन किसे सम्मिलित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। ए डी के साथ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया से, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन से, और रंगीन प्लास्टिड जो है क्रोमोप्लास्ट से, और नाभि के अंदर जैसी संरचना ऑप्शन बी में क्रोमेटिन से, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, वे आत्म प्रतिकृत कर सकते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिकाएं तंत्र का मूल घटक बनाती है। उनके आसपास एक विशिष्ट संरचना होती है। क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद या रंगीन प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। प्लास्टिड बाहरी संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया के समान होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। क्रोमेटिन सामग्री नाभि के अंदर धागे जैसी संरचनाओं का उलझा हुआ द्रव्यमान है। डीएनए क्रोमेटिन सामग्री के हिस्से के रूप में मौजूद होता है, जो कोशिका के विभाजित होने पर गुणसूत्रों में व्यवस्थित हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सभी गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा कोशिका द्वारा निर्मित होती है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कोशिकांग कौन है? ऊर्जा उत्पन्न करने वाला कोशिकांग कौन है? ऑप्शन ए में कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में गोल्गी बॉडी, ऑप्शन डी में नाभिक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। यह सेल ऑर्गेनेल है जो ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए सही उत्तर बी हो जाएगा। ऑप्शन ए, सी और डी गलत है, क्योंकि कोशिका झिल्ली, गोल्जी निकाय और नाभिक कोशिकीय ऊर्जा के उत्पादन में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन का उत्पादन होता है। पत्ती कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, ऑप्शन सी में लाइसोसोम के द्वारा, ऑप्शन सी में राइबोसोम के द्वारा होता है। ऑप्शन सी में लाइसोसोम के द्वारा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट द्वारा पत्ती कोशिकाओं में किया जाता है, अतः सही उत्तर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम और राइबोसोम प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, इसलिए विकल्प ए, सी और डी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल में समुचित कार्य करने के लिए पुराने सेल ऑर्गेनेल को हटाना आवश्यक है। पुराने सेल ऑर्गेनेल किसके द्वारा हटा दिए जाते हैं? ऑप्शन ए में कोशिका झिल्ली के द्वारा हटा दिया जाता है, ऑप्शन बी में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा हटा दिया जाता है, ऑप्शन सी में लाइसोसोम के द्वारा हटा दिया जाता है, ऑप्शन डी में कोशिका भित्ति के द्वारा हटा दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइसोसोम के द्वारा हटा दिया जाता है। लाइसोसोम में पाचन एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंदर पुराने सेल ऑर्गेनेल को पचाते हैं, इसीलिए लाइसोसोम द्वारा पुराने सेल ऑर्गेनेल को हटा दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। कोशिका झिल्ली कोशिका की एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है जो साइटोप्लाज्मा को धारण करती है, इसलिए ऑप्शन ए जो है गलत है। ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंग हैं जो एक कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, और ऑप्शन डी भी गलत है, क्योंकि कोशिका भित्ति एक कोशिका के शारीरिक चोट से बचाती है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पादप कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति कार्य करती है। ऑप्शन ए में पाचन, ऑप्शन बी में सुरक्षा, ऑप्शन सी में खाद्य उत्पादन, ऑप्शन डी में ऊर्जा उत्पादन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षा। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को शारीरिक क्षति से बचाती है। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि कोशिका भित्ति पाचन का कार्य नहीं करती है। भोजन का पाचन और ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि कोशिका भित्ति खाद्य उत्पादन का कार्य नहीं करती हैं। क्लोरोप्लास्ट एक पौधे में भोजन का उत्पादन करते हैं, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में ऊर्जा के उत्पादन में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जो कई कोशिकाओं से बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जबकि वे जीव जो केवल एक कोशिकाओं से बने होते हैं जो सभी कार्य करते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में देवदार, ऑप्शन बी में शैवाल, ऑप्शन सी में एक प्रकार का पौधा सिंड्यू, ऑप्शन डी में एक सली जंतु। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक सली जंतु यानी अमोबा। अमीबा केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। उनके पास विभिन्न कोशिकाओं अंग हैं। उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक विभिन्न कार्य करते हैं, अतः उत्तर डी सही है। शैवाल, चीड़ और सिंड्यू
बहुकोशिकीय जीव है, उनके पास अलग अलग कार्य करने वाली अलग अलग कोशिकाएं हैं, इसलिए ऑप्शन ए, बी और सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाएं जीवन की मूल इकाई बनाती है। प्रत्येक जीवित वस्तु कोशिकाओं से बनी होती है। मूल कोशिका संरचना मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए में जीवाणु, ऑप्शन बी में प्रोटिस्टो, ऑप्शन सी में वायरस, ऑप्शन डी में कवक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायरस। वायरस से सेल ऑर्गेनेल और मूल सेल संरचना नहीं होती है। यह कारण है कि उन्हें निर्जीव माना जाता है। उन्हें तभी जीवित माना जाता है जब वे जीवित कोशिकाओं के अंदर होते हैं और इन कोशिकाओं के अपना एक बनावट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में संश्लेषित उत्पादनों को कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। एक सेल के भीतर परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में अंतःप्रादवीय जालिका के द्वारा, ऑप्शन बी में कोशिका झिल्ली के द्वारा, ऑप्शन सी में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ऑप्शन डी में तार केंद्र के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतःप्रायी जालिका के द्वारा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन में शामिल होता है, अतः ऑप्शन ए सही है। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों को चयनात्मक परिवहन में भाग लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका के भीतर ऊर्जा के उत्पादन में भाग लेते हैं। और ऑप्शन डी, तार केंद्र कोशिका विभाजन में भाग लेता है, अतः बी, सी, डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप और जीवाणु कोशिकाओं में विभिन्न कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। पादप और जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का कार्य करती है। ऑप्शन ए में कोशिका के लिए भोजन तैयार करना, ऑप्शन बी में कोशिका का विभाजन करना, ऑप्शन सी में चोट से बचाव करना, ऑप्शन डी में प्रोटीन का संश्लेषण करना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चोट से बचाव करना। ऑप्शन सी, चोट से बचाव करना। कोशिका भित्ति किसी भी बाहरी चोट से पौधे और जीवाणु कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती हैं, अतः ऑप्शन सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीव बड़ी संख्या में कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनमें प्रत्येक कोशिका एक विशिष्ट कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुकोशिकीय नहीं है? ऑप्शन ए में पौधे, ऑप्शन बी में प्रोटिस्टो, ऑप्शन सी में बंदर, ऑप्शन डी में मशरूम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटिस्टो। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव है। प्रोटिस्टा एक एकल कोशिका से बना होता है, अतः ऑप्शन बी नंबर सही है। ऑप्शन ए, सी और डी गलत है, क्योंकि पौधे, बंदर और मशरूम बहुकोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल पौधों के प्रकाश संश्लेषण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल का कार्य करता है ऑप्शन ए में पत्तियों में जल अवशोषण करना, ऑप्शन बी में प्रकाश ऊर्जा को पत्तियों में फंसाना, ऑप्शन सी में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑप्शन डी में निर्मित भोजन को वातावरण में छोड़ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश ऊर्जा को पत्तियों में फंसाना। ऑप्शन बी, प्रकाश ऊर्जा को पत्तियों में फंसाना। क्लोरोफिल एक वर्णक है जो पत्तियों में सौर ऊर्जा को फंसाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। विकल्प ए, सी, डी में उल्लेखित कार्य क्लोरोफिल द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए यह विकल्प गलत है, अतः सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक पदार्थ सभी जीवों की कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए में वंशानुगत जानकारी संचारित करना, ऑप्शन बी में प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, ऑप्शन सी में सेलुलर गतिविधियों को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी में सेल ऑर्गेनेल की रक्षा करना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल ऑर्गेनेल की रक्षा करना। ऑप्शन डी, सेल ऑर्गेनेल की रक्षा करना।
आनुवांशिक सामग्री कोशिकांगों की रक्षा करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। यह कार्य कोशिका झिल्ली द्वारा किया जाता है। अतः सही उत्तर डी हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी और सी में वर्णित कार्य आनुवांशिक सामग्री द्वारा किए जाते हैं, इसलिए ये विकल्प गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का पौधे और जानवरों दोनों में एक सामान्य कार्य होता है। कोशिका झिल्ली क्या कार्य करती है? ऑप्शन ए में सेल के अंदर और बाहर सामग्री की आवाजाही को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी में विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा का निर्माण करना। ऑप्शन सी में सेल की गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन डी में भोजन, पानी और कचरे का भंडारण करना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल के अंदर और बाहर सामग्री की आवाजाही को नियंत्रित करना। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यह केवल विशिष्ट सामग्रियों को सेल में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति देता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर कार्यों को करने के लिए ऊर्जा पैदा करता है, अतः विकल्प बी गलत है। न्यूक्लियस विभिन्न सेलुलर गतिविधियों को नियंत्रित करता है, अतः विकल्प सी भी गलत है। रिक्तिकाएं भोजन, पानी और जहरीले कचरे के भंडारण में मदद करती हैं, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं की तुलना में लाइसोसोम जंतु कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं। लाइसोसोम कार्य करते हैं। ऑप्शन ए में भोजन के कणों को पचाना। ऑप्शन बी में प्रकाश संश्लेषण करना। ऑप्शन सी में सेल को सहायता प्रदान करना। ऑप्शन डी में कोशिका के लिए प्रोटीन का संश्लेषण करना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजन के कणों को पचाना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोजन के कणों को पचाना। लाइसोसोम कोशिका में भोजन के कणों और पुराने खराब हो चुके जीवों को पचाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। विकल्प बी गलत है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सभी पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और विकल्प सी भी गलत है, कोशिका झिल्ली में कोशिका को सहारा प्रदान करती हैं, इसलिए विकल्प सी गलत है। ऑप्शन डी में राइसोसोम कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी यूकेरियोटिक जीवों की कोशिकाओं के अंदर उत्पन्न होती हैं। दिया गया कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए में रिक्तिका के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी में नाभि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी में राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के भीतर ऊर्जा उत्पादन का स्थल है। यह ऊर्जा छोड़ने के लिए चीनी के अणुओं को तोड़ा जाता है, अतः दिया गया कार्य माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी डी सही है। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि रिक्तिका कोशिका द्वारा उत्पादित भोजन, पानी और अपशिष्ट का भंडारण करती हैं। ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि केंद्रक कोशिका के सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि राइबोसोम कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित जीवों को किस आधार पर यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बांटा गया है? ऑप्शन ए में राइबोसोम के आधार पर, ऑप्शन बी में नाभि के आधार पर, ऑप्शन बी में प्लाज्मा झिल्ली के आधार पर, ऑप्शन डी में क्लोरोप्लास्ट के आधार पर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभि के आधार पर बांटा गया है। कैरियन शब्द का अर्थ कैरियन शब्द का अर्थ डीएनए और आरएनए युक्त कोशिका का हिस्सा है। यह बाहरी और प्रजनन के लिए जिम्मेदार है। यूकेरियोटिक के विपरीत यूकेरियोट्स में एक वास्तविक नाभिक होता है, इसलिए जीवित जीवों को नाभिक के आधार पर यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बांटा गया है। ऑप्शन ए, सी और डी गलत है, क्योंकि केवल सजीवों का समूह केंद्रक के आधार पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जीवित कोशिका
सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं को अक्सर जीवन में बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है? ऑप्शन ए में जीवाणु, ऑप्शन बी में प्रवाल, ऑप्शन सी में खमीर, ऑप्शन डी में आर्किया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवाल। एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका से बने होते हैं। प्रवाल एक कोशिकीय जीव नहीं है, वे बहुकोशिकीय जीवों का सबसे सरल रूप है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन ए में जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीवों का सबसे सरल रूप है। ऑप्शन सी में खमीर एक कोशिकीय जीव है, वे एक ही कोशिका से बने होते हैं। ऑप्शन डी में आर्किया एकल कोशिका वाले या एक कोशिकीय जीव है, इसलिए ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव नहीं है तो प्रवाल एक कोशिकीय जीव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेल है जिसमें झिल्लीदार ट्यूब, थैली और चपटे चैनल होते हैं जो साइटोप्लाज्म में एक अलग डिब्बे बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सही है? ऑप्शन ए में यह स्टार्च का भंडार करता है, ऑप्शन बी में यह प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी में यह प्रोटीन का परिवहन करता है और ऑप्शन डी में यह कोशिका की रक्षा करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह प्रोटीन का परिवहन करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह प्रोटीन का परिवहन करता है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम जुड़े होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में जाना जाता है। यह प्रोटीन के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। अतः उत्तर सी सही है। ऑप्शन ए, बी और डी गलत है क्योंकि स्टार्च और प्रकाश ऊर्जा रूपांतरण का भंडार पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड द्वारा किया जाता है। अतः विकल्प ए और बी गलत है। एक कोशिका अपनी कोशिका भित्ति द्वारा सुरक्षित रहती है, अतः ऑप्शन डी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय संगठन में कोशिकाओं को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, प्रोकैरियोट कोशिकाएं और यूकैरियोट कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक वास्तविक नाभिक नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक साँचा नाभिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए सही है? ऑप्शन ए में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। ऑप्शन बी में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभाजित होती हैं। ऑप्शन सी में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं साइटोकाइनेसिस द्वारा विभाजित होते हैं। ऑप्शन डी में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बाइनरी विखंडन द्वारा विभाजित होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ऑप्शन डी नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बाइनरी विखंडन द्वारा विभाजित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली से बंधे हुए नाभिक या संचय नाभिक नहीं होते हैं, इसलिए संरचनात्मक रूप से वे यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में सरल है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभाजन बाइनरी विखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सही है? ऑप्शन ए में यह कोशिकाओं की रक्षा करता है और उन्हें संरचनात्मक समर्थन देता है। ऑप्शन बी में इनमें आनुवांशिक सामग्री होती है। ऑप्शन सी में यह कोशिकाओं के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन डी में यह कोशिकाओं को आकार को बनाए रखता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह कोशिकाओं के अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड से बनी एक पतली चादर होती है। एक कोशिकाओं के अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है, अतः सही उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं में सबसे बाहरी परत कौन सा
अंगक बनाती हैं। ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन सी में कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी में आणविक झिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेम्जा पशु कोशिकाओं में सबसे बाहरी परत बनाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंग है जिसमें एटीपी बनता है। वे पशु कोशिकाओं में सबसे बाहरी परत नहीं होती हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसलिए गलत है। नाभिकीय झिल्ली या आणविक झिल्ली नाभिक के बाहर एक दोहरी झिल्ली प्रणाली है। यह जंतु कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका के केंद्र में इसकी आनुवंशिक सामग्री जटिल डीएनए अणुओं के रूप में होती है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म जो एक चिपचिपा तरल है, एक कोशिका के नाभिक के भीतर पाए जाते हैं, डीएनए में मौजूद होते हैं। डीएनए में क्या मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए में कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी में प्रत्येक कोशिका की परमाणु झिल्ली, ऑप्शन सी में कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी में प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्येक कोशिकाओं के गुणसूत्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्येक कोशिकाओं के गुणसूत्र। कोशिका के केंद्र में आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए होता है। डीएनए के अणु गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का केंद्रक एक झिल्ली से बंधा हुआ अंग है जिसमें आनुवंशिक सामग्री यानी डीएनए होती है। केंद्रक के बाहर उपस्थित कोशिकीय पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। कौन सी झिल्ली नाभिक और कोशिका द्रव्य के घटकों को अलग करती हैं? ऑप्शन ए में प्रोटोप्लाज्मा, ऑप्शन बी में न्यूक्लियस, ऑप्शन सी में प्लाज्मा झिल्ली और ऑप्शन डी में परमाणु लिफाफा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु लिफाफा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु लिफाफा। परमाणु लिफाफा एक दो झिल्ली प्रणाली है जो नाभिक के घटकों को साइटोप्लाज्मा से अलग करती है, अतः उत्तर डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए बी सी गलत है क्योंकि प्रोटोप्लाज्मा एक कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ है। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और प्लाज्मा झिल्ली एक अर्ध परागम्य परत है जो कोशिका द्रव्य को घेरे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं आमतौर पर होती है। ऑप्शन ए में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन बी में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन सी में पदार्थों के परिवहन में असमर्थ होते हैं, ऑप्शन डी में गुना करने में असमर्थ होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं आमतौर पर एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, यानी प्रत्येक कोशिका अन्य कोशिकाओं के साथ समन्वय में कार्य करती हैं, अतः ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के जटिल अणु बड़ी संख्या में प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए में जीन, ऑप्शन बी में गुणसूत्रों, ऑप्शन सी क्रोमेटिन, ऑप्शन डी में जीनोम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुणसूत्र, ऑप्शन बी नंबर से गुणसूत्र। आरएनए अणु बड़ी मात्रा में प्रोटीन जैसे कि हिस्टोन के साथ मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। इन अणुओं को भीतर जीन मौजूद होते हैं, अतः ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन जानवरों को पौधे और अन्य जानवरों को खिलाने की जरूरत होती है। वृक्ष किसकी उपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी में क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी में राइबोसोम, ऑप्शन सी डी में लाइसोसोम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट।
पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उन्हें अपना भोजन स्वयं बनाने में मदद करते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पेड़ अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं की सबसे विशिष्ट विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पादप कोशिका भित्ति द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में प्रोटीन का निर्माण करना, ऑप्शन बी में प्रोकोस्ट को सहयोग देना, ऑप्शन सी में कोशिका को आकार प्रदान करना, ऑप्शन डी में सेलुलर सामग्री की रक्षा करना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का निर्माण करना। ऑप्शन ए, प्रोटीन का निर्माण करना। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति प्रोटीन संश्लेषण में शामिल नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन ए नंबर सही है। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने साइंस के कोशिका के विभिन्न कोशिकांग के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।